हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के चैनल पर। मैं हूं मोहित सिंह रावत और आज के इस लेक्चर में हम पावर वंश की तीसरी क्लास लेके आए हैं। यहाँ पे हम सहजपाल और बलभद्र शाह के बारे में, साथ ही साथ पावर वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप सभी इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से ले सकते हैं। वहां पे आपको आसानी से सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। पिछली क्लास की बात करें तो वहां पे हमने गढ़वाल पावर वंश का जो अजय पाल शासक थे उनके बारे में डिटेल डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने पिछली क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट किताबें पढ़ी थी, बुक्स पढ़ी थी, उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। पिछली क्लास में हमने पावर वंश से संबंधित इन सभी पुस्तकों के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। जैसे हमने आपको बताया था जो सांवरी ग्रंथ है ठाकुर सूरबीर सिंह द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में जो अजय पाल है उसे आदिनाथ कहा गया है। साथ ही साथ जो गढ़वाल राज्य वंशावली है जहाँ पे हमें जो गढ़वाल के राजा हैं उन सभी की वंशावली मिलती है। सभासार ग्रंथ के बारे में भी हमने डिटेल डिस्कस किया था जो सुदर्शन शाह द्वारा रचित है, 7 खंडों में विभाजित है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर की बात करें, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, जहां पे उन्होंने यह बताया था कि जो गुज्जर देश है कहाँ पर है, यहाँ से पावर वंश यहाँ पे आए होंगे, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कराया था। गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज की बात करें तो यह जो पुस्तक थी डब्ल्यू ब्रिंक्स यानी जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक में जो जॉर्ज ब्रिंक्स है ये बताते हैं कि जो अजय पाल है वह गोरखनाथ पंथ की एक शाखा के संस्थापक भी हैं। इस पुस्तक के माध्यम से बताते हैं। बाकी हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर अजय रावत जी की है। मनोदय काव्य जहांगीर विनोद कवि भरत की है, जिन्हें ज्योतिराय भी कहा जाता था और ये मूलतः ज्योतिष थे। और गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न की बात करें जो 1916 में प्रकाशित हुई थी और राय बहादुर पातेराम द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगर आप दोस्तों इस पुस्तक की बात करें तो आपने इसकी एक तिथि देखी होगी 1917, लेकिन क्या 1917 सही है दोस्तों? नहीं, 1917 इसका एग्जैक्ट तिथि नहीं है। अगर 1916 ऑप्शन में आएगा तो 100% आपको 1916 करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल प्रिंट हुआ था ये 1916 में हुआ था। अभी हाल ही में पुस्तकों से संबंधित एक विवाद भी हुआ था और आयोग ऐसे प्रश्न पूछ भी रहा है लगातार। अभी हाल ही में एटकिंसन से संबंधित एक पुस्तक पूछी थी। इसके अलावा ब्रिटिश गढ़वाल के बारे में पूछा गया था कि इसका प्रकाशन कब हुआ। आपने अगर परीक्षावाणी पढ़ी होगी तो आपको पता चलता है कि इसका जो प्रकाशन तिथि था 1912 था, लेकिन ओरिजिनल तो 1910 था, जो आपको किताबों में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। जो पुस्तकें इंपोर्टेंट है आप गूगल पे सर्च करें, आपको इसका ओरिजिनल प्रिंट मिल जाएगा और वहां पे उसकी ओरिजिनल जो प्रकाशन तिथि है वह भी आपको मिल जाएगी। तो गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है उसका प्रकाशन 1916 में हुआ था। हाँ, अगर 1916 ऑप्शन में ना आए तो आप 1917 कर सकते हैं, लेकिन 1916 ऑप्शन में आए तो 1916 ही 100% सही होगा। तो बाकी ये रहा। इसका प्रूफ अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप गूगल में खुद सर्च कर सकते हैं गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक नाम से, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी सहजपाल और बलभद्र शाह के बारे में। लेकिन सहजपाल से पहले एक नाम आता है, महत्वपूर्ण राजा है, वह है कल्याण शाह। कल्याण शाह से लेकर विजयपाल तक हमें इनके नाम के अलावा कोई और भी जानकारी नहीं मिलती है। केवल हमें यह पता चलता है कि यह राजा रहे होंगे, इनका कर्म यह रहा होगा, यानी 38वें राजा कल्याण शाह रहे होंगे, फिर 39वें सुंदरपाल, फिर 40वें हंसदेव पाल और फिर 41वें की बात करें तो विजयपाल रहे होंगे और 42वें शासक के रूप में कौन रहे होंगे? सहजपाल रहे होंगे। तो केवल हमें इनका कर्म मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार तो यह भी बताते हैं कि अजय पाल के बाद सीधा जो राजा बना वह सहजपाल बना, यानी सहजपाल अजय पाल का बेटा था, ना कि कल्याण शाह। खैर हम इस बात पे नहीं चलेंगे, हम जो बेकट लिस्ट हमारे पास है उसके आधार पर चल रहे हैं। तो बेकट लिस्ट के अनुसार अजय पाल के बाद कल्याण शाह शासक बना जो उसका बेटा था। उसके बाद 3 और शासक आए, सुंदरपाल, हंसदेव पाल और विजयपाल। तो ये 3 शासक और आए कल्याण शाह के बाद, और फिर 42वें शासक के रूप में सहजपाल आया। तो 42वें शासक सहजपाल थे। तो सहजपाल 42वें शासक थे। इनका कार्यकाल हम बोलते हैं कि 1548 से लेकर 1575 था। लेकिन ये हम किस आधार पर मानते हैं? हमारे पास कुछ प्रमाण होंगे। तो प्रमाण हमारे पास 2 हैं। सबसे पहला है जो देवप्रयाग के पास जो क्षेत्रपाल मंदिर है, उस मंदिर से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसमें तिथि विक्रम संवत 1605 है, यानी 1548 ईस्वी है। और दूसरा वहीं पर ही रघुनाथ मंदिर की घंटी में एक लेख उत्कीर्ण है जहां पर इसकी तिथि 1561 ईस्वी है। तो इन दोनों लेखों के आधार पर जो हरिकृष्ण रतुड़ी जी हैं वह बताते हैं कि जो सहजपाल है उसका जो कार्यकाल होगा वह 1548 ईस्वी से लेकर 1575 ईस्वी तक होगा। तो हरिकृष्ण रतुड़ी सहजपाल का जो कार्यकाल निर्धारित करते हैं वो 1548 से लेकर 1575 तक करते हैं। तो यानी सहजपाल का हमें कार्यकाल मिलता है 1548 से लेकर 1575 तक। अब यहीं पर हरिकृष्ण रतुड़ी की बात करते हैं। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है गढ़वाल का इतिहास।
जो 1928 ईस्वी में लिखी है। और हिंदू लॉ की बात करें तो 1919 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो हरिकृष्ण रतूड़ी की दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब हमने यहाँ पे देखा जो सहजपाल है उसका जो कार्यकाल है वो 1548 से लेकर 1575 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह किसके समकालीन हो गए, अकबर के समकालीन हो गए। और अकबर का कार्यकाल कितना है, यानी 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का कार्यकाल है। तो सहजपाल अकबर के समकालीन है। और इसी समय यानी सहजपाल के काल में ही अकबर ने, कहा जाता है कि गंगा के उद्गम का स्रोत पता करने के लिए एक दल भेजा था। सहजपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बात यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सहजपाल से बन सकती है एग्जाम में वो यह होगी कि कवि भरत के अनुसार सहजपाल के काल में गढ़वाल अपनी प्रगति की चरमतम सीमा पे था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी एग्जामों में आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बलभद्र शाह के बारे में। बलभद्र शाह की बात करें तो इतिहासकारों ने जो इसका कार्यकाल निर्धारित किया है वो लगभग 1575 से लेकर 1591 तक माना है। जब हम बलभद्र शाह का कार्यकाल 1575 से 1591 मान रहे हैं तो इसका मतलब यह होगा कि यह जो समकालीन होगा अकबर का समकालीन होगा। और बेकर सूची के अनुसार यहीं पर हम चलते हैं तो 1498 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस हिसाब से यह जो लोधी वंश है उसका भी समकालीन रहा होगा। खैर यह विवादित होता है। बलभद्र शाह से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो केवल 3 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो पूछा जाएगा इनका कर्म पूछा जा सकता है कि 43वां शासक था, इसके आगे पीछे के जो राजा थे वो पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ के जो इसकी शाह उपाधि है या फिर जो ग्वालदम युद्ध है यहीं से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा बलभद्र शाह से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला। अगर हम शाह उपाधि की बात करते हैं तो बहलोल लोधी द्वारा दी गई, यह बताया गया है जनश्रुतियों के आधार पर। यानी जनश्रुतियों के आधार पर जो बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी गई थी वह बहलोल लोधी द्वारा दी गई थी, यह बताया है जनश्रुति के आधार पर। भक्त दर्शन की बात करें तो वह बताते हैं कि औरंगजेब द्वारा यह उपाधि दी गई थी। और यहीं पर अगर हम राय बहादुर पातेराम की बात करते हैं तो वह कहते हैं शाहजहां द्वारा दी गई थी, जो कहीं से भी मेल नहीं खाती है। यानी अगर हम शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां का काल आता है लगभग 1640 के आसपास में। तो बलभद्र शाह अगर हम मान रहे हैं कि 1575 और 1591 के बीच में ही इसकी मृत्यु हो गई थी तो फिर यह कैसे दे सकते हैं। खैर यह विवादित है कि किसने इसको उपाधि दी थी। अगर आज से 4-5 साल पहले की बात करते हैं तो प्रश्न बनता था कि इसकी उपाधि किसने दी थी, तो वहां पे बहलोल लोधी आता था और आयोग भी इसे सही मान लेता था। लेकिन आज के समय आयोग इसे भी सही नहीं मानेगा, ना ही औरंगजेब को मानेगा, ना ही शाहजहां को मानेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न बन ही नहीं पाएगा। खैर यहां से जो प्रश्न बन सकता है भक्त दर्शन से उसकी किताब से बनेगा कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी किताब है, भक्त दर्शन की है। डॉक्टर पातेराम की बात करेंगे तो गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है जो 1916 में, ध्यान रखना 1916 में, अगर 1916 ना आए तो 1917 में प्रकाशित हुई थी, यह पुस्तक पातेराम की थी। केवल यहां से यही प्रश्न बनेगा। लेकिन यह बात श्योर है कि बलभद्र शाह के बाद ही जो पवार शासक था उन्होंने क्या किया कि इसकी जो शाह उपाधि है वो परंपरागत रूप से बढ़ा दी गई। तो परंपरागत रूप से शाह की उपाधि बलभद्र शाह के बाद ही शुरू हुई थी। लेकिन इससे पहले हमने कल्याण शाह के बारे में पढ़ा था, तो शाह की उपाधि तो उसकी भी थी। लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे। केवल आपसे हाँ ऐसे प्रश्न बन सकता है कि किस शासक के बाद शाह की उपाधि परंपरागत रूप से चलने लग गई थी, तो बलभद्र शाह के बाद चलने लग गई थी। ग्वालदम युद्ध की बात करते हैं तो यह जो युद्ध हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था, काफी प्रसिद्ध युद्ध था। और इस युद्ध की 2 अलग अलग तिथियां मिलती है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं 1591 में, तो यह हमें डॉक्टर जो शिव प्रसाद डबराल जी है उनके अनुसार पता चलता है कि यह जो युद्ध हुआ था 1591 ईस्वी में हुआ था। और यहीं पर अगर हम 1581 की बात करते हैं तो यह हमें पता चलता है वाल्टन के अनुसार। तो वाल्टन के अनुसार ग्वालदम का जो युद्ध हुआ था वो 1581 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहीं पर अगर हम शिव प्रसाद डबराल के अनुसार चलते हैं तो यह जो युद्ध हुआ था 1591 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो दोनों तिथियां है इस युद्ध की हैं। लेकिन जो सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त है, जिसे सर्वाधिक इतिहासकार मानते हैं, वो 1591 ईस्वी ही है। तो 1591 ईस्वी में यह जो ग्वालदम युद्ध हुआ था रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में सुखलदेव जो कत्यूरी शासक था, इसने बलभद्र शाह की ओर से यहाँ पे रुद्रचंद्र के विरोध में यहाँ पे युद्ध लड़ा था, और जिस कारण रुद्रचंद की यहाँ पे हार हो गई थी। और इस युद्ध में रुद्रचंद का जो प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम पंत, जिसे कुमाऊं का इतिहास में रॉबर्ट ब्रूस के नाम से भी जानते हैं, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह युद्ध काफी प्रसिद्ध रहा था। इसमें जो रुद्रचंद था जो भी काफी शक्तिशाली राजा था, और पुरुषोत्तम पंत वह भी काफी प्रसिद्ध सेनापति था, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ग्वालदम युद्ध से हमें केवल इतना ही समझना है कि या तो 1591 में युद्ध हुआ होगा या 1581 में हुआ था। और 1581 कहते हैं वाल्टन और 1591 कहते हैं शिव प्रसाद डबराल जी।
और इस युद्ध में सुखलदेव ने बलभद्र शाह का साथ दिया था, जिसके कारण रुद्रचंद की हार हो गई थी। अब इस हार का बदला लेने के लिए जो रुद्रचंद था दोबारा क्या करता है, बाद में 1 साल बाद या 2 साल बाद, जितने भी साल बाद, सुखलदेव पर आक्रमण करता है और सुखलदेव की हत्या कर देता है। यह जो ग्वालदम युद्ध था काफी प्रसिद्ध था। अब यहाँ पर हम कुछ अन्य प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ पर अगर शिव प्रसाद डबराल की बात करते हैं तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे उत्तराखंड का इतिहास इनकी पुस्तकें हैं जो 12 खंडों में लिखी गई है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन है। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा शिव प्रसाद डबराल की ही प्रसिद्ध पुस्तक है। गुहादित्य उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। गोरा बादल यह भी शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक है। इसके अलावा जो गढ़वाली मेघदूत है यह भी शिव प्रसाद डबराल की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यह जो 4-5 पुस्तकें हैं शिव प्रसाद डबराल जी की हैं, काफी प्रसिद्ध है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लिए, चाहे आप यूकेएसएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए पिछले 4-5 महीनों का या फिर 4-5 सालों का, प्रत्येक एग्जाम में आपको एक ना एक प्रश्न किताबों से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रश्न। अभी हाल ही में भी प्रश्न बने थे, वह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यह जो पुस्तकें हैं ये शिव प्रसाद डबराल जी की हैं। गढ़वाल का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड अभिलेख व मुद्रा, गुहादित्य, गोरा बादल और गढ़वाली मेघदूत। यहीं पर अगर हम वाल्टन की बात करते हैं तो वाल्टन की भी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो वाल्टन की अगर पुस्तकों की बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और हाल ही में यहाँ से प्रश्न बना था, जो ब्रिटिश गढ़वाल है, पूछा गया था कि जो ब्रिटिश गढ़वाल जो गजेटियर है, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे परीक्षा वाणी के हिसाब से चलते हैं तो 1912 आपको इसकी तिथि मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो 1910 इसकी सही तिथि है। तो 1910 में वाल्टन द्वारा जो ब्रिटिश गढ़वाल जो गजेटियर है इसका प्रकाशन किया गया था। फिर आने वाले एग्जाम में आपको ब्रिटिश गढ़वाल ना पूछ के जो अल्मोड़ा गजेटियर है या फिर जो देहरादून गजेटियर है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अल्मोड़ा गजेटियर की बात करेंगे तो यह भी एच जी वाल्टन द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन जो हुआ था ये 1911 में हुआ था। बाकी जो देहरादून गजेटियर है इसका प्रकाशन भी 1911 में हुआ था, यह भी एच जी वाल्टन के द्वारा ही लिखा गया था। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इतना ही। हमारा मकसद यहाँ पे बिल्कुल भी यह नहीं है कि हम आपको पूरा इतिहास करवा दें। हमारा मकसद केवल यहाँ पे यह है कि हम आपको इतिहास में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम एक स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ाएं। यानी देखा आपने कि अभी 1581 में वाल्टन ने यह बताया था और वाल्टन से संबंधित प्रश्न भी बने थे, तो हमने वाल्टन से संबंधित जो अन्य प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वह भी हमने आपको यहाँ पे कराए। क्योंकि अगर आप सहजपाल के बारे में पढ़ोगे या बलभद्र शाह के बारे में पढ़ोगे तो केवल आपको यहाँ पे केवल 2-2 पॉइंट दिखेंगे और 2-2 पॉइंट से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन तब होगा जब आप उसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह भी पिकअप करोगे। तो इन प्रश्नों को हमारी कोशिश है हम आपके सामने रखें, काफी ऑथेंटिक सोर्स से आपके सामने रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लेक्चर में इतना ही। और हाँ दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।